रिसेंटली मार्केट में चल रहे बुल रन की वजह से कई सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं कि वो किस तरीके से अंडर वैल्यूड कंपनी फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। अंडर वैल्यू कंपनी फाइंड करने के लिए आपको अपने किसी भी एक ब्राउज़र पे आना है और वहाँ पे कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जो आपको स्टॉक स्क्रीन्स प्रोवाइड कर दे उस वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि स्क्रीनर है, फिनोलॉजी है, ये दोनों वेबसाइट बहुत अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि आपको नॉलेज हो कि कौन सी वेबसाइट ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढने के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ और नहीं बताऊंगा। सिर्फ कैसे अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढी जा सकती है, कौन से ऐसे रेशियोज है जिनकी मदद से हम अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको वही चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टूल्स पे जाके क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन पे दबाना है, क्लिक करना है। और यहाँ पे अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि हम किस तरीके से एक अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढ सकते हैं। तो अगर हमें अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढनी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखना पड़ेगा। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को यहाँ लिखें और मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। तो मैं इस पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी यही करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढी जा सकती है। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि अगर कोई कंपनी 100 करोड़ से छोटी है तो वो अंडर वैल्यू में नहीं, वो एक ऐसी कंपनी में आ जाती है जिसकी वैल्यूएशन वाकई में 100 करोड़ से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, आपका कुछ और भी मानना हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई कंपनी 100 करोड़ से नीचे हो और वो आज 1000 करोड़, 10,000 या 20,000 करोड़ की हो गई हो। तो मैंने अभी तक तो नहीं देखा है अपने 5 साल 5.5 साल के एक्सपीरियंस में। अगर आपने देखा तो आप जरूर मुझसे शेयर करिएगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ले लिया अंडर वैल्यू कंपनी को ढूंढने के लिए। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी की डेप्थ। कंपनी की डेप्थ या तो होनी ही नहीं चाहिए, अगर है तो पिछले 5 साल 3 साल में कम होती हुई हमें दिखनी चाहिए कंपनी की डेप्थ। तो उसके लिए भी यहाँ पे स्क्रीनर है, तो यहाँ डेप्थ लिख के हम उसे स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, 100 करोड़ से ऊपर की ही कंपनी दिखे तो, और डेप्थ में हम स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे। तो डेप्थ 5 ईयर बैक, तो 5 ईयर पिछले 5 साल में अगर डेप्थ कम हुई है जिन कंपनीज की, वो हमें दिख जाएंगी। और उनमें प्लस जो उनका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे एंड लिखना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी डालनी है तो। और अब यहाँ पे अगर डेप्थ घटी है तो ग्रॉस ब्लॉक में भी एक इंक्रीज हमें दिखना चाहिए, तभी वो कंपनी अंडर वैल्यू कहलाई जाएगी। ये दरअसल एक बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर मैंने डाल दी होगी तो आपको उसका आई आइकन पे दिख जाएगा, नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा ही होगा। तो अब ग्रॉस ब्लॉक जो कि एक बैलेंस शीट का पार्ट है, उसको भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ग्रॉस ब्लॉक कंपनी का बढ़ रहा है तो अच्छी बात है कंपनी के लिए कि उसका ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ रहा है और डेप्थ भी घट रही है। तो वो वाकई में डेप्थ रिड्यूस कर रहे हैं, उनका वाकई में एक डेप्थ पे फोकस है कि हमारा डेप्थ कम से कम हो। और जिस कंपनी का फोकस डेप्थ पे होता है कि डेप्थ कम से कम हो या फिर जल्दी से जल्दी डेप्थ पे कर दें, तो वो कंपनी वाकई में बहुत अच्छी होती है। प्रमोटर, मेरा ऐसा मानना है कि उसके प्रमोटर्स वाकई में कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं। अब आप ही अपना विचार, जो भी आपके विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपके विचारों को भी जरूर सुनूंगा। और जब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लिया, डेप्थ को इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लिया, ग्रॉस ब्लॉक को इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लिया, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है डेप्थ टू इक्विटी, ईवी बाय एबिटा, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जिसे हम पीवी रेशियो कहते हैं, या फिर डिविडेंड यील्ड। तो इसके अलावा भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारे रेशियो होते हैं। मैं आपको 100 रेशियोज करके दिखाता हूँ, तो बहुत सारे रेशियोज आ गए जो कि सिर्फ मोस्ट यूज हैं। अगर मैं एनुअल रिपोर्ट के दिखाऊंगा तो यहाँ पे और भी आ जाएंगे, बैलेंस शीट के दिखाऊंगा तो यहाँ पे और भी आ जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर होते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर की पहुंच के अंदर अंदर रहने वाली कुछ चीज़ों को ही कंसीडर करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल बातें जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को समझ आ सकें वही करूंगा। वरना बताने को यहाँ पे मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, और एडवांस भी मैं इसका वीडियो लाऊंगा जरूर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आप हमसे कनेक्ट रह पाएंगे। और बेल आइकन को दबाना तो आपको पड़ेगा ही, वरना आपको नोटिफिकेशन आ ही नहीं पाएंगे वीडियोज़ के। तो जब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसीडर कर लिया, डेप्थ कंसीडर कर लिया, ग्रॉस ब्लॉक कंसीडर कर लिया, अब यहाँ पे हम पी रेशियो कंसीडर करते हैं, क्योंकि ईवी बाय एबिटा हर किसी को नहीं पता होता, इंटरप्राइज वैल्यू भी हर किसी को नहीं पता होती, तो उसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो जरूर डालूंगा, या फिर मैं डाल चुका हूँ, तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे वीडियो पर जाकर चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं।
तो हमारा पी रेशियो छोटा होना चाहिए 36 से, क्योंकि 36 से ऊपर माना जाता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंडेक्स ओवर वैल्यूड होता है या फिर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, वो तभी 36 से ऊपर जाता है। तो यहाँ तक हमने पी रेशियो भी जोड़ दिया। अब पी बी रेशियो भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कंपनीज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो पी बी रेशियो को जोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी डेप्थ रिड्यूस कर रही है तो पी रेशियो तो क्या ही उसमें हम जोड़ें। तो इतने पे ही एक अच्छी स्क्रीन बन जाएगी हमारे लिए, और इसमें बहुत अच्छी ज़्यादा कंपनीज मिल जाएगी। 8,000 के आसपास कंपनी लिस्टेड हैं BSE पे, और यहाँ पे हमें कुल 26 कंपनी मिली हैं, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छा ROC दे रही हैं। ROC के हिसाब से यहाँ पे आपको दिखेंगी कंपनियाँ, जो आपको यहाँ पर रैंक दिख रही है कंपनियों की, वो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से परसेंटेज वाइज में दिख रही हैं। सबसे नीचे जो होगी उसमें सबसे कम ROC होगा, जो सबसे ऊपर होगी उसमें सबसे ज़्यादा ROC ही होगा। तो कृष्णा डायग्नोस्ट, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,225 करोड़ रुपए है, और उसका करंट प्राइस 709 रुपये पर शेयर है, और बुक वैल्यू 205 है। तो कि बहुत ठीक है, इसे हम बिल्कुल भी ओवर वैल्यू नहीं कहेंगे। बुक वैल्यू के सिनेरियो में पी रेशियो में 12 है, जो कि ऐसी कंपनी जो डायग्नोस्टिक कंपनी है उनके हिसाब से भी सही है, जिसका इंडस्ट्री पी 33 के आसपास चलता है, इस कंपनी का 12 चल रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसकी फेस वैल्यू 5, यानी कंपनी ने स्प्लिट करा है अपना शेयर, जो कि अच्छी बात होती है, कंपनी ने स्प्लिट करा है। और प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, प्लेज होल्डिंग कुछ है ही नहीं, यानी प्रमोटर्स ने अपने शेयर प्लेज करके नहीं लोन लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को, तो इसका चार्ट अभी प्राइस चार्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये बात मानते हैं हम भी, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो कि हमें यहाँ पे इसकी P&L स्टेटमेंट में दिखेगी। कंपनी की सेल्स साल दर साल बढ़ती हुई हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ है। कंपनी ने बस 2020 में थोड़ी सी दिक्कत आ गई होगी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी था और कोविड-19 का इफेक्ट भी है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी हम एक्सपेंसेस पे जाके देख सकते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंस कहाँ करा है, 373 करोड़ का। तो अदर कॉस्ट कंपनी की ज़्यादा लगी तो कुछ नुकसान हो गया होगा, हो सकता है, वो साल भी कुछ ऐसा ही था। तो 2021 में हमने देखा कि कंपनी का वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सेल्स के हिसाब से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24 का है, जो कि एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। अदर इनकम भी कंपनी की बहुत तेज़ी से बढ़ी, 265 हुई है, 265 करोड़ हुई है। इंटरेस्ट कंपनी को 26 करोड़ का देना पड़ा, डेप्रिसिएशन 37 करोड़, यानी कंपनी की कैपेक्स साइकिल चल रही है। अगर डेप्रिसिएशन कंपनी का हर साल बढ़ता बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो कंपनी की कैपेक्स साइकिल चल रही है। और कैपेक्स साइकिल का भी हम अपने स्क्रीनर के जो हमने ये क्वेरी डाली थी, यहाँ पे हम कैपेक्स साइकिल के हिसाब से भी, ये जो हमने यहाँ पे क्वेरी डाली थी, यहाँ पे हम कैपेक्स साइकिल के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सिंपल चलना चाहता था, इसलिए मैंने कैपेक्स साइकिल का नहीं जोड़ा, क्योंकि कैपेक्स साइकिल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्क्रीनें डालने पड़ते हैं। सेल्स बढ़ते हुए पिछले 5 साल में, सेल्स और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए पिछले साल में, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें इससे भी एक बहुत अच्छी कंपनी मिल गई। 26 कंपनियों को अगर हमें एनालाइज करना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 2 से 4 घंटे में एनालाइज कर सकते हैं। तो कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, बैलेंस शीट कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर वेटेज है बैलेंस शीट कंपनी की, वो भी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। कैश फ्लो भी कंपनी का इस साल तो अच्छा रहा है, रेशियोज भी ठीक हैं। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, तो ये एक पेन है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेन है। तो हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी डाल सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग उस कंपनी की 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 40, तो यहाँ पे अब 24 कंपनी आ गई, 3 कंपनी हट गई। तो कांची एक कंपनी है, कांची कारपोरम, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसे भी कंपनी को खोल के देख लेते हैं, इसके फुल फंडामेंटल्स। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 35 करोड़ है, करंट प्राइस 816 है, बुक वैल्यू 395 है पर शेयर, और पी रेशियो 6.3 है, और इसी इंडस्ट्री का पी रेशियो 26.3 रहता है। तो बहुत एक मतलब पोटेंशियल रखती है शायद कंपनी। और डेप्थ कंपनी पे अभी ज़ीरो, डेप्थ टू इक्विटी कंपनी जो है वो ज़ीरो है, यानी कि डेप्थ भी कंपनी पे ज़ीरो है। तो यही सब चीज़ें देख के हम इसका स्टॉक प्राइस देखते हैं। स्टॉक प्राइस भी कंपनी का अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लग रही है अभी तो कंपनी की, और पी रेशियो का चार्ट भी अच्छा चल रहा है। अब इसकी कंपनी की सेल्स देखते हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हुए हैं, यानी कि कंपनी वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर बढ़ता चल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33 to 44% रहा है पिछले
2 साल में, तो बहुत अच्छा है। अदर इनकम भी कंपनी ने बढ़ाई है अपनी, 4 करोड़ हो गई है, और डेप्रिसिएशन 2, यानी कंपनी ने कैपेक्स साइकिल चलाई है। कई सालों से वन कैप डेप्रिसिएशन था, अब इस साल 2 है, यानी कंपनी का कैपेक्स साइकिल चल रहा है। और नेट प्रॉफिट तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ हमें देखने को मिल ही रही है पिछले 4-5 सालों में। बैलेंस शीट की वेटेज भी कंपनी की बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो वाकई में यहाँ तक तो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ इस कंपनी में, मैं सिर्फ इस कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूँ कि कंपनी कैसी है। अगर आपको रोज ही ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे गूगल मीट पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसका लिंक ले सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि शेयर जो इसके प्रमोटर्स ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और जो कि वाकई में बहुत एक अच्छी बात होती है। तो कंपनी यहाँ तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आगे परफॉर्म करती हुई लग रही है कि कंपनी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अंडर वैल्यू कैटेगरी में ही डालूंगा मैं इसे अपनी तरफ से, और इसमें मैं थोड़ा बहुत खुद से भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कंपनी को परफॉर्मेंस कैसे चेक करी जाती है। सिर्फ नॉलेज पर्पज से ये वीडियो बनाई है मैंने। और इसके बाद अगर हम देखें, ये कंपनी हेरेनबा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसकी एक मार्केट कैपिटलाइजेशन 2676 करोड़ रुपीज़ है। करंट स्टॉक प्राइस पर इक्विटी प्राइस का 669 है, बुक वैल्यू 155 है, पी रेशियो अराउंड 15 है, और फेस वैल्यू 10 ही है इसकी। प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 74.6, जो कि बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग होती है। और इसका अगर हम चार्ट देखें तो खैर इसी कंपनी लिस्ट भी अभी हुई है रिसेंटली, तो इसका चार्ट तो हमें ऐसे नहीं दिख पाएगा, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा। तो एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी आपको यहाँ दिख रहा होगा, एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है। तो इसकी सेल्स देखते हैं, तो सेल्स तो ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ती हुई ही दिखी हैं। इस साल थोड़ी सेल्स कम होगी, क्योंकि कोविड-19 वाला इफेक्ट है इस साल में, आपको ही पता होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। डेप्रिसिएशन भी कंपनी की बढ़ रही है, यानी कंपनी की कैपेक्स साइकिल चल रही है। अदर इनकम भी कंपनी की बढ़ रही है, तो यानी कंपनी वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इंटरेस्ट भी कंपनी को कम देना पड़ रहा है साल दर साल, यानी कंपनी लोन भी टाइम टू टाइम पे कर रही है। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है। बैलेंस शीट पे वेटेज भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से बढ़ रही है, और कैश फ्लोज भी कंपनी के बहुत बढ़िया दिख रहे हैं 82, और रेशियोज भी ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग तो है ही बहुत बढ़िया, 74 मैक्सिमम के आसपास ही है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। ज़्यादा स्टॉक की कुछ हिस्ट्री है नहीं, स्टॉक प्राइस की कुछ हिस्ट्री है नहीं, लेकिन स्टॉक की जितनी हिस्ट्री हमें दिख रही है बैलेंस शीट फाइनेंशियल से, वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से अपने रिस्क पे कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। और अगर हम नेक्स्ट कंपनी पर आए, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, जो 24 कंपनीज है, बहुत सारी नहीं है, 24 कंपनीज है। 24 से 24 कंपनीज का अगर आपको देखना है कि इनका कैसा परफॉर्मेंस है, जैसे यहाँ पे टाटा मेटालिक्स भी है, वेल नोन ग्रुप की कंपनी है ये, तो इसका भी एक बार हम एक लास्ट चेक कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। हालांकि इस कंपनी ने 2016 के बाद से ही परफॉर्मेंस देनी शुरू करी, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। पी रेशियो भी कंपनी का जो ग्राफ है पी रेशियो का, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ तक, और फेस वैल्यू भी 10 ही है, पी रेशियो 10 के अराउंड है, और इंडस्ट्री का 8 रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ओवर वैल्यू इसे माना जा सकता है, लेकिन ओवर वैल्यू मानने के कई सारे सिनेरियोज होते हैं। पहले हमें इसकी सेल्स ग्रोथ देखनी होगी, जो कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ तो वाकई में बहुत अच्छी दिख रही है। ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ती दिख रही हैं, कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन बढ़ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगर सेल्स भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अदर इनकम भी कंपनी की ठीक ठाक है, ज़्यादा यहाँ नहीं कहा जाएगा कि ये कंपनी की अदर इनकम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, जो कंपनी वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इंटरेस्ट रेट कंपनी का ईयर ऑन ईयर अगर हम पिछले 5-7 सालों को देखें तो घट ही रहा है। इसका मतलब कंपनी ने अपने लोन्स भी रीपे कर दिए हैं, और डेप्रिसिएशन तो बढ़ रही है। इसका मतलब कंपनी की कैपेक्स साइकिल भी चल रही है, और नेट प्रॉफिट जो बनता है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता हमें दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर हमें बैलेंस शीट भी बढ़ती दिख रही है, बैलेंस शीट की वेटेज, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। बस कैश फ्लो में थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, और रेशियोज भी ठीक है इसके। प्रमोटर होल्डिंग तो वाकई बहुत अच्छी है, और जिस ग्रुप की कंपनी है उस पर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, वेल नोन ग्रुप है,
तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं इसमें भी नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ। तो मैंने तो अभी अपने हिसाब से कुछ कंपनीज की एनालिसिस कर दिया है, अब आपके ऊपर है आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, मेरे की तरफ से कोई भी सलाह नहीं है किसी भी कंपनी की, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैंने वीडियो बनाया था। और इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं और भी चीज़ जोड़ सकता हूँ, जैसे कि मैं लास्ट में आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे डेप्थ ले लिया, यहाँ पे हमने डेप्थ रिडक्शन, जो हमारा मेन फोकस था डेप्थ रिडक्शन और कंपनी के अंडर वैल्यू होने पे, यानी कि कंपनी अपने हिसाब से एक अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस दे। अगर यहाँ पे हमें कैपेक्स साइकिल देखनी है, कंपनी अंडर वैल्यू है, कैपेक्स साइकिल चल रही है, तो उससे अच्छी कंपनी क्या ही होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्क्रीनर लगाने पड़ेंगे, जो कि होगा सेल्स का स्क्रीनर। तो सेल्स के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर में कैसी रही है, और उसमें कुछ एक हमें अपना खुद का सोच के चलना पड़ेगा कितने % की ग्रोथ में हमें देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं सेल्स की ग्रोथ लगाऊं, तो उसके लिए पहले मुझे ये लगाना पड़ेगा सेल्स ग्रोथ 3 ईयर ग्रेटर देन, अगर हम इसमें एक अच्छी कंपनी की बात करें तो वो 24% पे होना चाहिए, लेकिन 24 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो मेरे हिसाब से 12% यहाँ रखना चाहिए, या फिर 18% भी रख सकते हैं, 80% सही है, 18%। एंड नेट ब्लॉक, अब ग्रॉस ब्लॉक और नेट ब्लॉक में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये भी आपको बैलेंस शीट का ही एक पार्ट है, तो इसे मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी एक नॉलेज हो जाए कि हाँ वाकई में अंडर वैल्यू कंपनी ढूंढी जा सकती है टेक्निकल तरीके से। तो यहाँ पे *2 यहाँ पे हमने इसे डाल दिया और इसे हटा देते हैं। अब कंपनी का रन थे स्क्रीन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया है। 4 कंपनीज आ गई हैं, तो स्पेस के चक्कर में हमारी क्वेरी पहले नहीं आई थी। 4 कंपनीज आ गई हैं जो कि कैपेक्स साइकिल भी चल रही है इन कंपनीज की, नेट ब्लॉक भी बढ़ रहा है इन कंपनीज का, और इन कंपनीज में डेप्थ भी कम हो रही है, ग्लॉस ब्लॉक भी बढ़ रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 36 से कम है, प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज़्यादा है, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ऊपर है। अब ये 4 कंपनीज आ गई हैं। अब इन 4 कंपनीज का जो भी मैं एनालिसिस करूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करूंगा, और इन्हीं 4 कंपनीज का एनालिसिस आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूर आपका बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल दी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसे चेक कर सकते हैं। और जितनी भी मैं चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा अपने चैनल पे, हो सकता है मैंने वीडियो डाल भी दी हो। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, ईवी बाय एबिटा कौन सा रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे इंपॉर्टेंस दे, पीवी रेशियो कैसे इंपॉर्टेंट दे, ऐसी और भी कई सारी वीडियोस जो कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकती हैं, बनाएंगी नहीं बना सकती हैं, आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी तो यही राय है कि आप अपने ही हिसाब से इन्वेस्ट करें, किसी और की कभी ना सुने, मतलब सुन भी लें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की ही सुने, और अपने, लेकिन हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें अपने लिए लें, अपने हिसाब से लें, और अपना रिस्क एपेटाइट देख के लें। तो बी सेफ गाइस, आई होप ऑल यू गाइज डू वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन नहीं दबाया तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। थैंक यू।